डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता का क्या हुआ। मित्रों, कल यानी 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ कि यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी। ट्रंप की टीम इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी अपनी शर्त है जिसे मानने से ईरान इनकार कर रहा है। आज भी ईरान की तरफ से वार्ता में शामिल होने का कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील में कौन सा पेच फंसा है, किन किन शर्तों पर राजी होना है, दोनों देशों के लिए मुश्किलें क्या है, ईरान का वो कौन सा ताकतवर चेहरा है जो अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, अगर इस्लामाबाद में वार्ता शुरू नहीं हुई, सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो फिर मिडिल ईस्ट में होगा क्या। इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वार्ता की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से दोनों पक्षों के आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई आ ही नहीं रहा, ना कल ना आज। वार्ता की तारीख आज ही रखी गई थी, यानी आज ही बातचीत होनी थी, लेकिन जब कोई आया ही नहीं तो बातचीत कैसे होगी। अब बात कल पर टिकी हुई है। कल बातचीत होगी या नहीं, इसे समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि आज क्या क्या हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को डील ना करने पर बुरा अंजाम भुगतने की 2 बड़ी धमकियां दी हैं। पहली धमकी, अगर ईरान कोई अच्छी डील नहीं करता तो वो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और दूसरी धमकी, अमेरिकी मिलिट्री ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों को सीधे सीधे ईरान पर आक्रामक कार्रवाई की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ईरान को संदेश दे रहे हैं, अगर वो वार्ता की टेबल पर नहीं आया तो ईरान पर हमले दोबारा शुरू किए जाएंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान इस आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आज आपको भी ये बयान ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे पायलट आकाश पर नियंत्रण रखते हैं, जो ईरान पर हमारी श्रेष्ठता का स्पष्ट प्रमाण है। हमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, लेकिन दुनिया पहले ही हमारी आत्मरक्षा की दृढ़ता को पहचान चुकी है। मित्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईरान में उनका काम पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीज फायर के खत्म होने का इंतजार है। आज इजराइल ने लड़ाकू विमानों में मिसाइलें लोड करने का वीडियो भी जारी किया, जो युद्ध के लिए तैयार होने के संकेत हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। तेहरान की शर्त है अमेरिका समंदर में ईरान की नाकेबंदी खत्म करे, और ट्रंप कह रहे हैं जब तक ईरान डील करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक समंदर में ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। इस समय बात यहीं पर अटकी हुई है, और इस बीच इस्लामाबाद से अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने अभी भी ये नहीं कहा कि वो बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा है कि ईरान के जवाब का अभी भी इंतजार हो रहा है कि वो वार्ता के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। मित्रों, वार्ता दल में शामिल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका वार्ता को समर्पण की टेबल में बदलना चाहता है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर धमकी के तहत बातचीत नहीं करेगा। अगर युद्ध जारी रहता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए कार्ड का इस्तेमाल करने को तैयार है। मित्रों, ईरान का यह रुख बता रहा है वो अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर नहीं करेगा, और अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान भी पलटवार करने के लिए तैयार है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो ईरान की योजना दुनिया के 36% तेल रूट को रोकने की है। 36%, यानी ईरान इस बार हॉर्मूज के साथ साथ बाब अल मंडेब के रास्ते को भी बंद करेगा, जिससे सऊदी अरब और यूएई के तेल निर्यात पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। मित्रों, इस बार वार्ता को लेकर ईरान का रुख इतना कड़ा क्यों है, आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत के जरिए इस तनाव का अंत चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी के चीफ मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने इस पर वीटो लगा दिया है। अहमद वाहिदी इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, अहमद वाहिदी, जो अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ और आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के बीच अमेरिका से वार्ता को लेकर झगड़ा भी हुआ है।
आईआरजीसी को युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है, इसीलिए उसके कमांडर अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, इस वक्त ईरान में अहमद वाहिदी की बात काटने की ताकत किसी में नहीं है। सीज फायर के बाद हॉर्मूज को दोबारा बंद करने का फैसला भी आईआरजीसी के ताकतवर चीफ ने ही किया है। आज आपको जानना चाहिए ईरान में सबसे ताकतवर माने जा रहे अहमद वाहिदी का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है। मित्रों, 1 मार्च 2026 को अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इससे पहले वाहिदी आईआरजीसी की खास यूनिट कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रह चुके हैं। यह वही यूनिट है जिसे बाद में कासिम सुलेमानी ने लीड किया था। अहमद वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, यानी उनको सरकार चलाने का भी पूरा अनुभव है। 1994 के अर्जेंटीना बम धमाके के बाद इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड घोषित किया था। कई देशों ने वाहिदी पर प्रतिबंध लगा रखा है। वाहिदी को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तुलना में काफी कट्टर माना जाता है, जो अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसके अलावा वाहिदी का हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों पर भी अच्छा खासा प्रभाव है। ईरान में इस वक्त अहमद वाहिदी की सीधे नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के संपर्क में बने हुए और ईरान को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। फिलहाल वाहिदी अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये वार्ता अटकी हुई है। डीएनए मित्रों, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल और खड़े हो रहे हैं। दुनिया में चर्चा चल रही है कि अगर यह वार्ता नहीं हुई, सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो ट्रंप ईरान से कैसे निपटेंगे। मित्रों, इसे लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। आज आपको ईरान के खिलाफ ट्रंप के संभावित एक्शन से जुड़े दावों के बारे में भी जानना चाहिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। शांति वार्ता में आ रही अड़चनों के बीच इसी शनिवार यानी 3 दिन पहले उन्होंने ईरान पर परमाणु हमले का मन बना लिया। आज आपको CIA में लंबे वक्त तक एनालिस्ट रह चुके लैरी जॉनसन की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। शनिवार रात को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और दावा किया गया था कि व्हाइट हाउस में ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। जनरल डैन केन ने अपने मिलिट्री हेड के तौर पर अथॉरिटी का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। वे खड़े हुए और कुछ बोले नहीं। उन्होंने मिलिट्री हेड के रूप में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो शनिवार बीता है उस पे परमाणु हमला करने का मन ट्रंप बना चुके थे। मित्रों, हमने आपको कल डीएनए में बताया था किस तरह ईरान ने अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। ईरान पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चल रही। ट्रंप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर ईरान की सेना और नेता इन दावों की हवा निकाल देते हैं। इससे ट्रंप बहुत नाराज है, लेकिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की योजना दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। CIA के जिस पूर्व अधिकारी ने ईरान के खिलाफ परमाणु प्लान का खुलासा किया, उन्होंने यह भी बताया कि जब अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने इसका विरोध किया तो ट्रंप काफी नाराज हो गए। मीटिंग में दोनों के बीच बहुत तीखी बहस हुई और मीटिंग के बाद जनरल डैन सिर झुकाकर बाहर निकले। CIA के पूर्व अधिकारी ने इसे व्हाइट हाउस में हो रही अजीबोगरीब घटना कहा है। मित्रों, आज आपको पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन के बारे में भी जानना चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा दावा करने वाला यह व्यक्ति है कौन? लैरी जॉनसन ने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA में विश्लेषक के तौर पर काम किया। लैरी CIA में वैश्विक खतरों और आतंकवादी नेटवर्क पर विश्लेषण तैयार करते थे। CIA के बाद उन्होंने अमेरिका के गृह विभाग में भी काम किया। यहां भी लैरी आतंकवाद से लड़ने की योजना बनाने वाले ऑफिस में नीतियां बनाने के काम से जुड़े रहे। रिटायरमेंट के बाद लैरी जॉनसन टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, जहां वो अमेरिका की विदेश नीति, युद्ध और खुफिया एजेंसियों पर एक्सपर्ट कमेंट देते हैं। अमेरिका में उनकी छवि सिस्टम के अंदर का अनुभव रखने वाले ईमानदार विश्लेषक की है। मित्रों, लैरी जॉनसन के दावे के मुताबिक ट्रंप ईरान वॉर से बहुत ज्यादा परेशान है। ट्रंप ने धमकी दी है वो ईरान को एक रात में स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेज देंगे। ईरान के पावर प्लांट, ब्रिज, सब कुछ मिटा देंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म करने को तैयार नहीं है। ईरान के इस तेवर को देखकर ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है। ईरान से निपटना आसान नहीं है, ये भी ट्रंप समझ गए हैं। इसलिए वो ईरान से डील करके इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। लेकिन ईरान अमेरिका की मन मुताबिक डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या विकल्प बचता है?
जॉनसन के मुताबिक इस स्थिति में ट्रंप के दिमाग में परमाणु विकल्प का ख्याल आ सकता है। एक्सपर्ट ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इन परिस्थितियों में अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद अगर ईरान अमेरिका पर कोई बहुत बड़ा नया हमला करे जिसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो या फिर अमेरिका को बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो जाए तो परमाणु हमला संभव है। इसके अलावा अमेरिका को इस बात की जानकारी मिल जाए कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कगार पर पहुंच गया है तो भी वो परमाणु हमला कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप को लगने लगे एक रात में सिविलाइजेशन खत्म करके ही ईरान से डील हो सकती है, तब भी वो ईरान पर सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी हमला पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन जैसे देश खुलकर खड़े हो सकते हैं और सऊदी अरब, तुर्की समेत कई देश परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप के बारे में एक और नया खुलासा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने किया है, जिसने फिर से साबित कर दिया कि ट्रंप कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। मित्रों, वेनेजुएला से लेकर ईरान तक अमेरिकी सेना के हमलों ने यह तो साबित कर दिया ट्रंप को किसी देश पर हमला करने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, जिन्हें ट्रंप की मशीन गन भी कहा जाता है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। क्या इस बात का कोई सबूत था कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था? प्रेसिडेंट बता चुके हैं उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उनको लगता था ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके एसेट्स पर बड़ा हमला करने वाला है। मित्रों, यही ट्रंप का स्टाइल है, यही ट्रंप के काम करने का तरीका है। उनको अचानक लगा कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स भेज रहा है तो उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी राजधानी से उठा लिया। उनके मन में अचानक ख्याल आया कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है और उन्होंने ईरान पर बमबारी कर दी, युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि ट्रंप ऐसा आज से नहीं कर रहे हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। मित्रों, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने टीवी पर सीरिया में केमिकल अटैक की तस्वीरें देखी और फौरन सीरिया पर हमले के आदेश दे दिए। सीरिया में 60 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई। यह हमला बगैर किसी जांच के दिया गया था। 2020 में ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप के ऑर्डर पर ड्रोन अटैक से मार दिया गया। तब भी ट्रंप को लगा था सुलेमानी अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है। हालांकि इसका भी कोई सबूत नहीं दिया गया। इस हमले से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। 2020 में भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने सीधे तालिबान से डील शुरू कर दी। अफगानिस्तान की सरकार को इस डील में शामिल नहीं किया गया। इसी डील के आधार पर बाइडेन सरकार के वक्त अमेरिका काबुल से बाहर चला गया। अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के $360 बिलियन से ज्यादा के सामान पर टैक्स लगा दिया। ट्रंप को लगा चीन अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इस फैसले से अमेरिका में महंगाई बढ़ी। बाद में अमेरिकी किसानों को $28 बिलियन की मदद देनी पड़ी। अपने दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला और ईरान पर हमले के साथ साथ दुनिया भर में शुरू की गई टैरिफ वॉर भी ट्रंप की गट फीलिंग यानी अंतरात्मा की आवाज का नतीजा था, जिसका खामियाजा अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया भुगत रही है। मित्रों, ट्रंप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी डील मेकर और तेज निर्णय लेने वाले नेता की छवि मजबूत हो जाए। ट्रंप मानते हैं ज्यादा सोचने से बेहतर अपनी समझ के आधार पर फौरन फैसला लिया जाए। हालांकि ट्रंप की यह सोच अब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है और इसी सोच ने उनको ईरान युद्ध में फंसा दिया, जिससे निकलने का रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा। ट्रंप अपना रेस्क्यू चाहते हैं और इसके लिए बातचीत जरूरी है। पूर्ण युद्ध विराम आवश्यक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है मित्रों, वार्ता के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। ईरान भी बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है। आतंकवादियों का प्रोडक्शन करने वाला देश पाकिस्तान भी सीजफायर कराने में जुटा हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र को इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि युद्ध फिर छिड़ेगा तो कितनी तबाही मचेगी, दुनिया कैसे बर्बाद हो जाएगी। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे विश्व स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। आज हम फिर से यूएन के लिए ये ताला लेकर आए हैं और ये हमने बिल्कुल अपने पास परमानेंट रख लिया है इसको। जब जब यूएन की तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ दिखा कराए जाएंगे, हम ये ताला लेकर के बार बार आएंगे। डीएनए के 11 अप्रैल के संस्करण में हमने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की तालाबंदी होनी चाहिए।
यूएन हेडक्वार्टर पर ताला लगा देना चाहिए। और आज 10 दिन बाद हम फिर से दोहरा रहे हैं मित्रों, संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि यह संगठन अब कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया है। इसका मकसद शांति नहीं है, भारत जैसे देशों के खिलाफ विषैली भावना का प्रचार करना है। जितना हो सके भारत के खिलाफ जहर उगलना है। डीएनए मित्रों, फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज। दुनिया भर के कथित मानवाधिकार प्रेमियों की तरह अल्बनीज का भी प्रिय और पसंदीदा विषय है गाजा। इन्हें आप गाजा प्रेमी मैडम भी कह सकते हैं। इन्होंने गाजा के हालात पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में पेश की। रिपोर्ट का नाम है टॉर्चर एंड जिनोसाइड। मित्रों, यह रिपोर्ट फ्रांसिस्का अल्बनीज की भारत विरोधी विषैली भावनाओं की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। पहले समझिए, इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए फ्रांसिस्का अल्बनीज ने भारत के लिए क्या कहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वो इजराइल को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है। इसके बावजूद भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है। इजराइल की मदद कर भारत नरसंहार में सहयोगी बन गया है। इसके लिए भारत को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं रहा क्योंकि उसने इजराइल से सैन्य संबंध बढ़ाए हैं। भारत अपने उन आदर्शों को भूल रहा है जो उसने अपनी आजादी के समय दुनिया को दिए थे। सोचिए, रिपोर्ट गाजा पर है, हमला इजराइल कर रहा है, और मैडम आरोप किस पे लगा रही है? ये सारे आरोप मैडम लगा रही हैं भारत पर। इसे तर्क नहीं, एजेंडा कहते हैं। इसे रिपोर्ट नहीं, प्रोपोगेंडा कहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत विरोधी एजेंडे का दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले फ्रांसिस्का अल्बनीज के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। मित्रों, इटली की रहने वाली फ्रांसिस्का अल्बनीज 1 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी। अप्रैल 2025 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, अब इसे समझिए। 2022 में पहली रिपोर्ट में इन्होंने गाजा और फिलिस्तीन से इजराइल को बाहर निकालने की मांग की, इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और हथियार सप्लाई रोकने की भी मांग की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का भी समर्थन किया। संक्षेप में कहें तो फ्रांसिस्का अल्बनीज एक खास एजेंडे के तहत काम करती हैं। इसीलिए यूएन वॉच ने फरवरी 2026 में उनके खिलाफ ऑफिशियल शिकायत की। इससे पहले जुलाई 2025 में अमेरिका ने यहूदी और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह फैलाने के आरोप में उन पर प्रतिबंध लगाया था। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अक्सर शक्तिशाली देशों के हितों का प्रतिबिंब बन जाता है। फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह एक गाजा प्रेमी क्लब का प्रोपोगेंडा सेंटर बना दिया है। इसीलिए यूएन पर ताला लगाना जरूरी है। सोचिए, भारत ने गाजा में मानवीय मदद भेजी, इसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। फ्रांसिस्का अल्बनीज भारत को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही हैं क्योंकि भारत और इजराइल के बीच रक्षा से जुड़े समझौते हुए। ये समझौते भी आज के नहीं हैं, कई देशों के इजराइल के साथ रिश्ते हैं। फिर फ्रांसिस्का जैसे लोगों को भारत ही क्यों दिखा? इसकी वजह उनकी सेलेक्टिव सोच है, भारत विरोधी मानसिकता है। मित्रों, सोचिए, रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया बारूदी हिंसा का गवाह बन रही है, लेकिन जिनकी आंखों पर भारत विरोधी चश्मा चढ़ा है उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। डीएनए मित्रों, अगर फ्रांसिस्का अल्बनीज की आंखों पर भारत विरोधी चश्मा नहीं चढ़ा होता, उनके दिमाग में भारत विरोधी केमिकल एक्टिव नहीं होता, तो उन्हें ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला जरूर दिखाई देता। उन्हें दिखता कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की। ट्रंप की सेना ने सिर्फ बम ही नहीं गिराए, हमले के पहले दिन दक्षिण ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया। इस हमले में 120 से ज्यादा मासूम लड़कियां मारी गईं। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? 7 से 12 साल। लेकिन भारत विरोध और गाजा प्रेम में डूबी फ्रांसिस्का अल्बनीज और उनके जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों को यह घटना नहीं दिखी। रिपोर्ट क्या, कोई टिप्पणी तक नहीं आई। फ्रांसिस्का अल्बनीज को अगर सचमुच मानवाधिकारों की फिक्र होती तो जब वो न्यूयॉर्क में बैठकर भारत विरोधी रिपोर्ट बना रही थी, तब जरूर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार करती। इन्हें अगर मानवाधिकार की चिंता होती
तो ईरान की तबाही के लिए ट्रंप को भी दोषी बताती, क्योंकि ईरान में हुए हमले में नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन है और ईरानी क्यों, गाजा के मुद्दे पर भी अमेरिका इजराइल के साथ रहा है। लेकिन फ्रांसिस्का इस पर भी एक शब्द नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका एजेंडा भारत को बदनाम करने का है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राजनीतिक विश्लेषक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कभी कभी समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसका मंच बन जाता है। यानी मित्रों, संयुक्त राष्ट्र को समस्या का मंच बनाया गया और जो बनाया है वो फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे लोगों ने बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वहां नहीं बोलते जहां अत्याचार हो रहा है, ये अपना जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ भारत को निशाना बनाते हैं। मित्रों, अफगानिस्तान में मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान मार रहा है, लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र ने कोई रिपोर्ट जारी की और ना ही फ्रांसिस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कभी पाकिस्तान से कोई सवाल पूछा। मित्रों, ये सेलेक्टिव और शर्मनाक चुप्पी है। ये चुप्पी सिर्फ अफगानिस्तान के मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों की हत्या पर नहीं है, ये चुप्पी पाकिस्तान के मासूम बलोच नागरिकों के नरसंहार पर भी है। इसी मार्च में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पाकिस्तान की क्रूरता पर रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 में 1200 से अधिक बलोच नागरिकों को गायब कर दिया गया। इनमें 75 छात्र थे, लेकिन बलोचों पर पाकिस्तान के इस अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना ही फ्रांसिस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कोई सवाल पूछा, कोई बयान दिया। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के पाप पर ये सभी खामोश बैठे हुए हैं। सोचिए, ईरान पर चुप्पी है, अफगानिस्तान पर खामोशी है, निर्दोष बलोचों के नरसंहार पर ये मौन है, क्योंकि फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों का ये सेलेक्टिव एजेंडा है। इन्हें सही सवाल नहीं पूछना है, इन्हें सिर्फ ऐसे सवाल पूछने हैं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं। उन्हें सिर्फ जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाना है और भारत जैसे लोकतंत्र को बदनाम करना है। डीएनए मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंडाधारी अधिकारी ने भारत की गरिमा को गिराने के लिए वैचारिक प्रदूषण फैलाया हो। इससे पहले 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण बताया था। 2022 की चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र सेना में बच्चों की भर्ती हो रही है। मार्च 2026 में भारत में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून की आलोचना की गई थी। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में बैठे कथित बुद्धिजीवी आतंकवाद की आलोचना नहीं करते हैं, आलोचना करते हैं आतंकवाद विरोधी कानून की। मित्रों, इन्हें गाजा की याद आती है, लेकिन पहलगाम में हुए नरसंहार की याद नहीं आती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह भारत विरोधी एजेंडाधारियों का गढ़ बन गया है, किला बन गया है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएन में भारत विरोधी क्लब की ये लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम है वोल्कर तुर्क का। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं। 2022 में पद संभालने के बाद ये लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे। दूसरा नाम है टॉम एंड्रयूज का। ये म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। इनका भी एकमात्र एजेंडा भारत का विरोध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का नाम भी भारत विरोधियों की लिस्ट में रख सकते हैं। ये भी अक्सर मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर भारत को ज्ञान देते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने इनकी जुबान अचानक सिल जाती है, मुंह पर ताला लग जाता है। लिस्ट लंबी है, लेकिन हमने आपको कुछ ही नाम बताए। मित्रों, सोचिए, जिस संगठन में ऊपर से नीचे तक भारत विरोधी सोच वाले लोग भरे हैं, उसकी रिपोर्ट में भारत पर लांछन क्यों नहीं लगाया जाएगा? यहां हम आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा भी बता देते हैं, गौर से सुनिएगा। फ्रांसिस्का अल्बनीज ने जो रिपोर्ट बनाई है, ऐसी एक रिपोर्ट बनाने में करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 14 करोड़ खर्च कर बनी इस रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ना कोई जुर्माना लगा सकता, ना किसी को सजा दे सकता, यानी इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हां, इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है नैरेटिव बनाने में। जैसे इस रिपोर्ट से भारत विरोधी नैरेटिव बनाया जा रहा है, इस नैरेटिव के आधार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है। यही असल मकसद होता है। इसीलिए फ्रांसिस्का जैसे लोग करोड़ों रुपए लेकर एक खास मकसद से रिपोर्ट बनाते हैं और अपनी नौकरी को जस्टिफाई कर देते हैं। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे वान की मून ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास अधिकार तो हैं, लेकिन हमेशा उन्हें लागू करने की ताकत नहीं होती। इसीलिए हम एक बार फिर कहेंगे, ऐसे शक्ति विहीन संगठन के गेट पर
ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि यह संगठन अब अपने उद्देश्य से भटक चुका है। अब ये एजेंडावादियों का गढ़ यानी किला बन गया। डीएनए मित्रों, अब हम देश के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी के सबसे विवादित बयान का डीएनए टेस्ट करेंगे। चुनाव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नेता कई बार शाब्दिक अनुशासन की मर्यादा लांघ जाते हैं। राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मर्यादा के मुताबिक नहीं होते हैं। लेकिन आज जो हुआ वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं, मर्यादा की हत्या है। मित्रों, आज चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। राजनीतिक आरोप लगाते लगाते खड़गे शालीनता की सीमा को पार कर गए। पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा। How can they join with Modi, who is a terrorist, and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं से भी उचित नहीं कहे जा सकते। सोचिए, ये कैसी राजनीतिक होड़ है जिसमें खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता ने शिष्टता का पिंडदान कर दिया। उन पर बीजेपी विरोध का विचार इतना हावी हो गया कि वो भूल गए क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं। खड़गे इस वक्त देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। 6 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, बखूबी जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री में फर्क होता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचारक नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर भी उन्होंने पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। सोचिए, जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिस कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए, उस पार्टी के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या देश का आम आदमी कांग्रेस का समर्थन करेगा? शायद इसीलिए जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष को लगा कि बड़ी राजनीतिक गलती हो गई, उन्होंने तत्काल अपने बयान पर सफाई भी दे दी। Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, terrorize you mean to say? He is terrorizing people and political parties. Now, and I never said he is a terrorist. मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने देश के हित के विरुद्ध कार्य करता है वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। कांग्रेस यही कर रही है। समझिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष का पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना देश के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री सिर्फ बहुमत के नेता नहीं है, वो देश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के प्रमुख हैं। सरकार एक संवैधानिक संस्था है। पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। मित्रों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने खड़गे पर कार्रवाई की मांग की है। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है, और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि सत्ता से सवाल करना नागरिक का कर्तव्य है। लोकतंत्र हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे, संसद से सड़क तक सवाल पूछे भी जाएं, लेकिन सवाल जिन शब्दों में पूछे जाते हैं, जिन शब्दों में राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, उनकी मर्यादा होती है। यहां खड़गे ने पीएम से प्रश्न नहीं पूछा, सरकार की किसी नीति पर आपत्ति नहीं जताई, एक राजनीतिक गठबंधन को लेकर पीएम के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें आपत्तिजनक कहना भी कम है। आज प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मर्यादाहीन टिप्पणी के बाद
कांग्रेस के इतिहास की चर्चा हो रही है। याद दिलाया जा रहा है, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता आतंकवादियों के लिए तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मित्रों, गौर से सुनिए, अतीत में कांग्रेस नेताओं ने कैसे आतंकवादियों के लिए सम्मानित शब्दों से उनको विभूषित किया। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। पेपर्स पर्टेनिंग टू द डिटेंशन ऑफ श्री हफीज सैयद इन 2002। मित्रों, जिस पार्टी के नेता आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साहब कहते हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर के नाम के बाद जी लगाते हैं, आतंकी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, उस पार्टी के मुखिया अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? मई 2011 में दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी ओसामा बिन लादेन को दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहा था। 2016 में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद हमले को दोषी आतंकी अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहा था। मार्च 2019 में राहुल गांधी ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा था। मित्रों, ये गलती नहीं है। जिन कांग्रेस नेताओं ने आतंकवादियों के सम्मान में शब्द सज्जा की, वो बड़े नेता हैं, और अब जो प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मित्रों, अगर नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो पार्टी का भविष्य कैसा होगा? मित्रों, एक बहुचर्चित शेर आपने भी जरूर सुना होगा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के साथ यही गड़बड़ है। कांग्रेस वोट चोरी, ईवीएम हैकिंग, चुनावी धांधली जैसे तमाम आरोप लगाती रहती है, लेकिन कभी कांग्रेस ने अपनी नीतियों पर आत्ममंथन नहीं किया। खैर, इस पर हम ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस की अपनी पॉलिसी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 6 प्रधानमंत्री दिए हैं देश को। हम जो कहना चाह रहे हैं, ये बातें तो हो गई जो हैं कि कांग्रेस की अपनी नीतियां क्या रही क्या नहीं रही, लेकिन उसके अध्यक्ष अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद के लिए करते हैं तो फिर ये परंपरा बहुत आगे तक चलने वाली स्थिति बनती है, और ये देश के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि सत्ता में बदलेंगी, अगर कोई आता है फिर कोई बनता है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के नेताओं को जो पद की गरिमा है, जो संस्था की गरिमा है, उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। साल 2014, 2019, 2024 कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हारी। 3 चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 14 और 19 में कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की अपनी सरकार है। कभी देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। चुनाव में हार जीत, ये तमाम चीजें आपके नेताओं की जो रणनीति होती है, दूरदर्शिता होती है, उस पर निर्भर करती है। पर आज हम जिस खबर पे बात कर रहे हैं, वो बात उस शब्द को लेकर है जो प्रधानमंत्री को लेकर के कही गई। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम बात प्रधानमंत्री पद की कर रहे हैं, संस्था की कर रहे हैं। अगर उस पद और संस्था के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये परंपरा दूर तक जाती है, और ये देश के लिए, देश के सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं है। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण बी कंपनी यानी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ है। अब तक लॉरेंस गैंग से जुड़ी खबरों में पिस्टल और AK-47 जैसे हथियारों का जिक्र होता था, लेकिन अब इस गैंग ने इंटरनेट पर मौजूद डेटा को अपना हथियार बना लिया है। सुनकर आपके अंदर भी सवाल उठा होगा कि आखिर एक गैंग ने डेटा को कैसे अपना आपराधिक गतिविधियों का जरिया बना लिया। अब हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के इसी कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले कुछ समय में लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को फिरौती के लिए फोन किया है। जब इन उद्योगपतियों की फरियाद पुलिस तक पहुंची और तफ्तीश की गई तो एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। लॉरेंस गैंग के सदस्य डेटा माइनिंग करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, डेटा माइनिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध सोर्स से किसी खास किस्म के डेटा को निकाला जाता है। लॉरेंस गैंग के सदस्य जीएसटी जैसे डेटा को खंगालते थे। जिस व्यक्ति के बारे में यह पता चलता था कि उसने ज्यादा टैक्स दिया है, वो लॉरेंस गैंग का टारगेट बन जाता था। लॉरेंस के गुंडे उस व्यक्ति को फिरौती के लिए धमकाते थे और धमकी का असर न होने पर बल का प्रयोग करते थे। मित्रों, लॉरेंस गैंग की इस साजिश में शिकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से उसके परिजनों का डेटा भी निकाला जाता था।
16 अप्रैल को इंदौर में एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर मौजूद डेटा से उद्योगपति के बेटे की जानकारी निकाली और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी। अपराध करने के इस तरीके में भी लॉरेंस गैंग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इंदौर के व्यवसायी हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनके पास में कोई मैसेज, कॉल, वीपीएन के माध्यम से थ्रेटनिंग कॉल आया था, जिसमें बिश्नोई गैंग का उल्लेख करते हुए उनसे फिरौती की राशि मांगी गई थी। डीएनए मित्रों, खास बात यह है कि वीपीएन कॉल और डेटा को हथियार बनाने में यह साजिश सीधे लॉरेंस गैंग के दिमाग की इजाद नहीं है। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे राजपाल सिंह नाम के एक शख्स का हाथ था। मित्रों, मध्य प्रदेश का रहने वाला राजपाल अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इस दिक्कत से निपटने के लिए राजपाल ने अमेरिका में छिपे लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर से संपर्क किया। राजपाल सिंह ने ही हैरी बॉक्सर को सबसे पहले फिरौती के टारगेट यानी उद्योगपतियों की लोकेशन और जरूरी जानकारी दी। फिर लॉरेंस गैंग ने भी डेटा माइनिंग के जरिए टारगेट की जानकारी निकालना शुरू कर दिया। मित्रों, आज तक हमने यही सुना था कि स्कैमर और हैकर लोगों का डेटा चुराकर ठगी करते हैं, लेकिन भारत में यह पहली बार है जब किसी क्रिमिनल गैंग ने इंटरनेट पर मौजूद डेटा को क्राइम का हथियार बनाया हो। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है, कुछ वैसा ही पैटर्न जापान के कुख्यात याकुजा सिंडिकेट का भी है। मित्रों, जापान का याकुजा सिंडिकेट पहले फिरौती और जुए के धंधे चलाता था। जब इंटरनेट आया तो याकुजा सिंडिकेट के सदस्यों ने डेटा चुराना शुरू किया। इस डेटा के जरिए वो कम उम्र की लड़कियों की संवेदनशील जानकारी निकाल लेते थे और फिर उसी जानकारी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेलिंग से जो लड़की टूट जाती थी, उसे गैंग के सदस्य देह व्यापार में धकेल देते थे। इस किस्म की डेटा माइनिंग के लिए याकुजा गैंग के सदस्य हैकर्स को अच्छा खासा पैसा भी देते थे। मित्रों, डेटा के जरिए अपराध को अंजाम देने में लॉरेंस गैंग जापान के याकुजा से भी एक हाथ आगे निकल चुका है। याकुजा नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जबकि लॉरेंस गैंग ने नाबालिगों को ही अपराधी बना दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेटा माइनिंग के जरिए फिरौती के इस नेटवर्क की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस को पता चला कि इस किस्म के अपराध के लिए लॉरेंस गैंग खास तौर पर नाबालिगों को ही चुनता है। नाबालिग अपराधियों के मामले में साइबर क्राइम को जघन्य नहीं माना जाता। इसी वजह से नाबालिगों को जुर्माने या फिर कम अवधि की सजा ही दी जाती है। इस तरह सजा पूरी होने के बाद अपराधी दोबारा गैंग से जुड़ जाते हैं, यानी गैंग की क्राइम ट्रेनिंग बेकार नहीं जाती। मित्रों, अपराध के जिस तरीके को लॉरेंस गैंग ने अपनाया है, उसका हर पहलू चौंकाता है। ऐसा लगता है कि क्राइम की यह स्क्रिप्ट किसी गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि किसी इंजीनियर ने लिखी है। साइबर डेटा के जरिए अपराध को लेकर मशहूर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रूस शीनर ने एक अहम टिप्पणी की थी। ब्रूस शीनर ने कहा था, हैकर तो किसी साइबर सिस्टम की जानकारी ही चुरा पाता है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपराध करने वाला गैंगस्टर असल में लोगों की जिंदगी चुरा लेता है। इसी वजह से इंटरनेट डेटा के जरिए अपराध करने वाला गैंगस्टर किसी हैकर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मित्रों, लॉरेंस गैंग के हालिया क्राइम रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको एक और पैटर्न नजर आएगा। यह पैटर्न बताता है लॉरेंस के गुंडों ने हथियारों से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से वारदात के बाद इन गुंडों को पहचानना या पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया है। साइबर डेटा के जरिए ब्लैकमेलिंग और फिरौती मांगने के मामलों की जब जांच की गई तो सामने आया कि लॉरेंस गैंग के लोग शिकार को धमकाने के लिए सिग्नल नाम के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिग्नल भी आपके फोन में मौजूद व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेज करने वाला ऐप है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिग्नल से किए गए मैसेज के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है। अगर गुंडे बदमाश का फोन बरामद हो जाए तब भी ऐप से दो ही बातें पता लगती हैं। पहला ये कि सिग्नल ऐप पर अकाउंट कब बनाया गया, और दूसरी जानकारी ये होती है कि सिग्नल के सर्वर से आखिरी बार फोन कब कनेक्ट हुआ था। सिग्नल से किसे, कब और क्या मैसेज किए गए, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। यह खुलासा भी बताता है कि लॉरेंस अब हथियारों से ज्यादा तकनीक को धार दे रहा है। मित्रों, अब से 3 दिन पहले यानी डीएनए के 18 अप्रैल के संस्करण में हमने आपको लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग कराने के आरोप लगे थे। अब डेटा माइनिंग से जुड़ी खबर सामने आई है। ये दोनों खबरें बताती हैं कि लॉरेंस गैंग का दायरा काफी बढ़ गया है और लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल कुनबा अब गैंग से आगे बढ़कर सिंडिकेट की शक्ल लेता जा रहा है। डीएनए मित्रों, अब डीएनए में हम मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले सरकारी अस्पतालों की सर्जरी करेंगे, लेकिन इस सर्जरी की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं।
ये एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है जहां घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, चोट गंभीर है। इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात क्या है, अब वो समझिए। इस तस्वीर में सफेद कोट वाला एक भी डॉक्टर दिखाई नहीं देगा। वीडियो में डॉक्टर की जगह गार्ड ग्लव्स पहन करके सर्जरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिक्योरिटी गार्ड है। जब गार्ड साहब ही मरीजों की सर्जरी करेंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? क्या यह तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल का सच है या देश की व्यवस्था की असलियत है? जरा सोचिए, कितनी गंभीर स्थिति है। मरीज को अस्पताल के गार्ड्स भरोसे छोड़ दिया गया। यह एक तस्वीर हमारे देश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को कैसे बयां कर रही है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में आपको पता चलेगा कि देश में कितने डॉक्टर होने चाहिए और असल में कितने हैं। मित्रों, आज आपको यह भी पता चलेगा कि जो डॉक्टर है वो भी कैसे काम कर रहे हैं। कहीं मरीज के पेट में तौलिया छोड़ देते हैं, कहीं ऑपरेशन के सालों बाद सर्जरी वाली कैंची मरीज के पेट में पाई जाती है। हमारे इस विश्लेषण में आज आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस एक तस्वीर का वीडियो विश्लेषण पहले आपको देखना चाहिए। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन क्या हो अगर डॉक्टर साहब ही मरीज को भगवान भरोसे छोड़ जाएं? तस्वीर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडलीय अस्पताल की है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए पिकअप चालक वसीम अख्तर और सुरेंद्र पासी को अस्पताल लाया गया। सड़क हादसे में दोनों घायल हो गए थे। डॉक्टर साहब कहीं बिजी थे, लेकिन गार्ड साहब को मरीज के पास भेज दिया गया। दावा है कि ग्लव्स पहनकर गार्ड सावन कुमार ने ही मरीज का ट्रीटमेंट कर दिया। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले दिखा कि इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की पर्ची काटने वाला व्यक्ति ही नदारद है। यह अस्पताल है जहां जो पर्ची बनती है मरीजों को दिखाने के लिए। इमरजेंसी वार्ड में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ कर्मी जो है नदारद हैं। सिक्योरिटी गार्ड के सर्जन बनने के दावे का सच जानने के लिए यहाँ बात किससे की जाए ये तलाशते हुए इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो वहां मिले चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SP अग्रवाल। गार्ड को डॉक्टर बना देने पर ये जनाब क्या सफाई दे रहे हैं, उसे बहुत गौर से सुनिएगा। इलाज में किसी तरह के कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर की कमी के बावजूद। कुछ जरूरी काम से गए, 1-2 मिनट गए, आप न्यूज चला दिए आप लोग। अस्पताल में मानव बल का बहुत कमी है, घोर अभाव है, रोटी असिस्टेंट होना ड्रेसर है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मरीज एक साथ जब आते हैं, उसमें सभी कर्मियों का सहयोग लिया जाता है और भी डॉक्टर की देख रेख में सब काम होता है। यहाँ जवाब गोल मटोल मिला, लिहाजा हमने सर्जन बने सिक्योरिटी गार्ड सावन कुमार की तलाश की तो पता चला कि साहब अभी ऑफ ड्यूटी हैं। जी न्यूज रिपोर्टर गार्ड साहब के निजी आवास पहुंचे तो सावन कुमार ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल के नॉन मेडिकल स्टाफ को पार्ट टाइम डॉक्टरी की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। कभी कभी सुई वगैरह दवा वगैरह का बताया जाता है कि ये दीजिए वो दे दीजिए, तो कहने पर हम लोग वैसा करते हैं। स्टाफ की कमी है तो गार्ड को ही ट्रेनिंग देकर डॉक्टर बना दिया। ये अजब फॉर्मूला नियमों की किसी किताब में नहीं लिखा है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को इन्होंने नाटक वाला थिएटर बना दिया है, जहां गंभीर रूप से घायल मरीजों को सुरक्षा गार्ड के हवाले छोड़ दिया गया है। देखने में भले ही ये मामला लापरवाही का लगे, लेकिन ये सिर्फ लापरवाही। और जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब बैठे थे वो तो जो डॉक्टर साहब गए हुए थे और ये जो गार्ड सर्जरी कर रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। आप सोचिए, उन्होंने हमें जिम्मेदार, हमें गलत बता दिया। मुझे बताइए, बेचारे डॉक्टर साहब बाहर गए थे, आप न्यूज चला दिए। डीएनए मित्रों, ये स्थिति किसी एक अस्पताल की नहीं है। शहर शहर ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है। बीमार अस्पतालों के डीएनए टेस्ट में बिहार की राजधानी पटना के इस अस्पताल को भी देख लीजिए। यह कंकड़बाग के डिफेंस कॉलोनी के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ यहां की व्यवस्था भी जर्जर हो चुकी है। यहां गार्ड सर्जरी तो नहीं कर रहा, लेकिन इंजेक्शन देने का कार्यभार दवा असिस्टेंट को ही दे दिया गया है। जी, तो अब तक किसी को दिए हैं कि नहीं सुई? दिए हैं, दे देते हैं। जी सर। टेटबैक है या डॉग बाइट है, ये सब हम लोग जो यहाँ अवेलेबल है दे लेते हैं। हाँ, दे देते हैं सर। जरूरत पड़ी तो इलाज भी करते हैं। हाँ सर, है ना। इस अस्पताल की स्थिति इतनी जर्जर है कि बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी दिन कोई मरीज पेट दर्द की शिकायत के साथ आए और इसका सिर इससे घायल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो भारी मुसीबत होगी, क्योंकि यहाँ चोट की ड्रेसिंग 1 दशक से नहीं हुई है। अस्पताल में 10 साल से ड्रेसर का पद खाली है, यानी चोट लगने में जो ड्रेसिंग करते हैं वो पद इस अस्पताल में 10 साल से खाली है।
बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल का भी हाल यही है। यहां इमरजेंसी से डॉक्टर गायब हैं, दवा काउंटर पर जरूरी दवाएं नहीं है, ओपीडी में लंबी लाइन लगी है और अगर किसी मरीज को इंतजार करते हुए प्यास लग जाए तो पीने का पानी तक नहीं है। डीएनए मित्रों, बिहार के सिर्फ अस्पताल ही बीमार नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। राज्य में 22,000 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 10,000 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, यानी 56% पद खाली हैं। सीएजी की रिपोर्ट और भी भयानक तस्वीर पेश करती है। WHO का मानक है हर 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार की हकीकत यह है कि यहां 2100 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर सिर्फ सरकारी अस्पताल का हिसाब ले लें तो 30,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टर की बात की जाए तो जरूरत 1,25,000 डॉक्टर्स की है, और हैं कितने? सिर्फ 1,500। डीएनए मित्रों, बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कितना बीमार है, या यूं कहें कि वेंटिलेटर पर है, और जिसे जल्द से जल्द उपचार की जरूरत है। वैसे बिहार के अलावा पूरे देश की स्थिति पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। संसद में केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत में हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो WHO के मानकों से बेहतर है, लेकिन आंकड़े कई बार बेईमानी कर जाते हैं क्योंकि यह अनुपात पूरे देश में एक समान नहीं है। और डीएनए में अब आज का संदेश, अपने मन को सदैव अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि भिक्षा से पात्र भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता।